गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, माने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मूल्यांकन हम यहाँ पे करने वाले हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताओं के बारे में हमने जाना था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय माने ऐसी कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में, एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, माने ऐसी कंपनी जिसका व्यापार, जिसका ट्रेड फैला हुआ है बहुत सारे देशों में, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि उसी में हमने ये भी पढ़ा था कि बिजनेस जरूरी है बहुत सारे देशों में करती है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, माने जो प्रबंध है वो एक ही देश से होता है, एक ही देश से वो सभी जो ब्रांचें हैं वो हमारी संचालित होती हैं, इसलिए उसको हम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। अब कौन से देश से इसका प्रबंध होता है ये भी हमने लास्ट वीडियो में किया था। हमने किया था कि दो तरह की कंपनियां हमारी होती हैं। एक हमारी होती है पेरेंट कंट्री, होम कंट्री भी उसको हम बोल देते हैं। ऐसा देश जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का हेड ऑफिस है, वहीं से वो संचालित होती है। और दूसरी हमने करी थी होस्ट कंट्रीज हमारी, माने ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वो बिजनेस है। तो उसी कड़ी में बच्चों आज जो हमारी वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन, माने हम ये देखने वाले हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका उस पर्टिकुलर कंट्री को जिसमें वो बिजनेस करने वाली है, माने हम यहाँ पे होस्ट कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं, ना कि होम कंट्री की। तो जो होस्ट कंट्रीज हैं जिसमें उसकी ब्रांचेज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, उनको उसे क्या फायदे मिलने वाले हैं या क्या नुकसान मिलने वाले हैं, उसका इवैल्यूएशन हम करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सब टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ। वैसे इवैल्यूएशन में हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल हम इसके जो एडवांटेजेस हैं, हमारे लाभ इसके हैं जो कि हमारे जो है होस्ट कंट्रीज को होने वाले हैं, उन लाभों के बारे में ही हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा है विदेशी विनियोग में वृद्धि, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, माने विदेशों से हमारे यहाँ पे विनियोग इंक्रीज हो जाता है। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पैसा लगाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब है कि जो हमारी पेरेंट कंट्री है, जहाँ की वो कंपनी है, जहाँ उसका हेड ऑफिस है, वो अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए, अब क्यों वो अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं? हम सभी जानते हैं कंपटीशन के इंक्रीज होने के कारण कंपनीज के लिए लगभग जो है सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो गया। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनको नई जगह, नई मार्केट उन्हें ढूंढनी पड़ेगी, नए कस्टमर्स उन्हें सर्च करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर है, उसकी वजह से कोई भी एक जो हमारा रिसोर्स है वो किसी एक कंट्री में उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और दूसरी कंट्री में उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। जैसे कि अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो लेबर फोर्स है उसकी कॉस्ट यहाँ पे क्या पड़ती है? कम पड़ती है। इसके अलावा जो है भारत के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, तो उनका बेनिफिट लेने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए, उनका दोहन करने के लिए ही जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करती है, यहाँ पे अपनी ब्रांचेस लगाती है। तो चलो जो भी वजह जो भी हो, हमारे लिए क्या फ़ायदा उसका कि जब विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ अपनी ब्रांचेज ओपन करेंगी तो वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी। इससे क्या होगा? हमारे पास, मैंने लिखा है यहाँ पे, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास आएगी। और हम सभी जानते हैं कि फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ेगी? एक तो जब हम इंपोर्ट करेंगे, विदेशों से जब हम सामान खरीदेंगे तो उनको हमें उनकी ही करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, माने हमें उनकी विदेशों की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारी मल्टीनेशनल कंपनी से हमारी पूरी हो सकती है। इसके अलावा भी जब हमारे पास पैसा होगा तो उसको हम जो है
बिजनेस में तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो है उस पैसे का यूज जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें रोजगार में वृद्धि, हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हमारी है, जो विकासशील देश हमारे हैं, जैसे कि भारत की हम बात करें अपने देश की, तो विकासशील देश है, विकास की तरफ अग्रसर है, ना तो अविकसित है और ना ही विकसित है। तो ऐसे जो देश होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो किसकी होती है? रोजगार की समस्या होती है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे रोजगार के भी आपके अलग अलग प्रकार होते हैं। ये हमारे देश में छिपी हुई बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। माने जो हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा कृषि से आता है। सभी विकासशील देशों की यही एक विशेषता होती है, जबकि जो विकसित देश है वहाँ पे सेवाओं से, सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा आता है। हालांकि धीरे धीरे क्योंकि हम भी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी अब कृषि से जो है कम होके हमारा जो है हम सेवा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जो है टोटली देखें तो कृषि पे हमारी निर्भरता ज्यादा है। और कृषि जो है उसमें क्या होता है, हमारी मौसमी बेरोजगारी उसमें होती है, छिपी हुई बेरोजगारी हमारी उसमें होती है कि काम पे ज्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन उतने लोगों की वहाँ पे जरूरतें है नहीं, या फिर वर्ष भर जो है काम हमारा नहीं चलता है। तो इस वजह से जो है आप में बेरोजगारी, कई तरह की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। और बेरोजगारी ज्यादा होने के कारण लोगों की जो आय है, जिसको प्रति व्यक्ति आय बोले देश की, वो हमारी कम पाई जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोजगार देना पड़ेगा। और रोजगार कहां से आएंगे? इंडस्ट्रीज से आएंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है, इसलिए दे नीड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। में बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी। और डेफिनेटली कहां से लेंगे? हमारे यहाँ से लोकल से ही लेंगे, इंडिया से ही लेंगे, हमारे देश से ही लेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगी? हमारी जो है इंक्रीज हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। और आप सभी जानते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस है, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों की जो इनकम है, अर्निंग है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी, उनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। और जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो उन्हें ज्यादा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और फिर से हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक साइकिल हमारा बन जाता है, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो हमारी इंक्रीज हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो ये इसका बेनिफिट हमारा है। नेक्स्ट हमारा साधनों का उचित उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ए रिसोर्सेज। तो जो कई बार क्या होता है, डिमांड कम होने के कारण, कई बार तो क्या होता है, तो डिमांड कम है तो हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। तो जो प्रोडक्शन के हमारे साधन है उत्पादन के, जो हमारे, चाहे वो मैन है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो हमारा जो है कैपिटल है, उन सभी की कम जरूरत महसूस होती है। तो वो हमारे जो है अनयूज्ड रह जाते हैं, उनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। मान लो एक मशीन है, वो एक दिन में 100 वस्तुएं बना सकती है, लेकिन डिमांड हमारी केवल 40 वस्तुओं की है, तो हम 40 ही बनाएंगे, तो वो मशीन जो है उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। एक कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक नहीं है कि उस पर्टिकुलर जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन कर सके, उस काम को हमें कर सके। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से इसमें कैसे हेल्प मिलती है? पहली चीज तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लार्ज स्केल पे बिजनेस करती हैं, वो विभिन्न देशों में अपना सामान बेचती है, निर्यात करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी हमारे साधन हैं जो कि नहीं यूज किए जा रहे थे या कम यूज किए जा रहे थे, उनका मल्टीनेशनल कंपनीज में पूरा यूटिलाइजेशन हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर रिसोर्सेज हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइज किए जाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेके देखेंगे कि मान लेते हैं जो मशीन मैंने बताया था, उसकी जो कॉस्ट आती है एक दिन की, वो 100 रुपये उस मशीन को चलाने में, ऑपरेट करने में हमारी लागत आती है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम केवल 20 वस्तुएं बनाते हैं, डिमांड कम होने के कारण हम केवल 20 वस्तुएं बनाते हैं, तो हमारा क्या हुआ? एक जो इकाई हमें हमारी बनी, उसकी जो यूनिट की कॉस्ट आई हमारी, माने जिसको पर यूनिट कॉस्ट बोलेंगे, वो हमारी कितनी आ गई? यहाँ पे 5 रुपये। हमारे 5 रुपये में वो वस्तु तैयार हो गई।
दूसरी तरफ अगर हम देखें एमएनसीज के आने से हमने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हमने करा, मान लेते हैं कि 100 ही यूनिट वो जो है मशीन बना सकती है, उस केस में क्या होगा हमारा 100/100 माने जो कॉस्ट हमारी आएगी एक की वो कितनी आएगी हमारी 1 रुपया, माने 1 रुपये में वस्तु बच्चों हमारी वो क्या हो जाएगी तैयार है हो जाएगी। तो अब जो है हम कम प्राइस में उसको सेल कर सकते हैं, डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ जो हमारे कस्टमर्स हैं उसको भी इससे फायदा मिलने वाला है, ये इसका एक फायदा हमें मिलने वाला है। यहाँ मैंने लिखा भी है अतिरिक्त या बेकार संसाधनों का उपयोग ड्यू टू बेटर टेक्निक्स टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है तकनीकी विकास। भी कुछ कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है अच्छी हो सकती है, तकनीकें अच्छी हो सकती है। विकसित देशों के पास ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है अच्छी होती है, उनके पास अच्छी मशीनें होती हैं, अच्छे मेथड्स का यूज करते हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो है वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना लेते हैं, कम कॉस्ट पे जो है वो गुड्स तैयार कर लेते हैं, कंपटीशन को अच्छी तरह से फेस करते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से क्या हुआ कि मान लेते हैं अमेरिका के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसकी जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसने क्या किया, उसने इंडिया में भी आके बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा जो अमेरिका के पास है वो इंडिया को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो यहाँ के लोगों को भी उस क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है। मैंने लिखा है यहाँ पे एक देश की तकनीक का फायदा दूसरे देशों में। स्थानीय एकाधिकार की समाप्ति। अगर कम इंडस्ट्री होगी, कम कंपनियां होगी, अगर विदेशी कंपनी होगी ही नहीं, तो उस वस्तु को केवल हमारे यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं, स्थानीय कंपनी है, वही बनाएगी, जो भी एक दो होगी। तो उस केस में क्या हो जाता है, उनकी एक मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार हो जाता है और वो मन चाहे दाम वसूले करती है। माने जो कस्टमर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है, उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है जो उसकी सप्लाई कर रही है, तो जितने भी पैसे वो मांगेगी, जितना भी प्राइस वो चार्ज करेगी, मजबूरी में लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एक तो कस्टमर के पास ऑप्शन बढ़े, जो भी उसको कम प्राइस में देगा डेफिनेटली कस्टमर उसी से परचेज करेंगे, एक चीज। दूसरा, जो कंपनी मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है, अपना मार्केट एरिया इंक्रीज करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी और इंप्रूव करने के बाद उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वो जो है कस्टमर्स के मन में एक लॉयल्टी जो है वो क्रिएट कर सकती है, तभी ग्राहक जो है उसके उसमें खरीदेंगे। तो ऐसा करने से जो है एक तो जो हमारे यहाँ की कंपनियां हैं वो भी अपना उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करती हैं और इससे जो ग्राहक हैं उन्हें एक तो कम कीमत पे सामान मिलता है और दूसरा अच्छी गुणवत्ता का, बेस्ट क्वालिटी का सामान उनको मिलता है। नेक्स्ट हमारा है प्रबंधकीय विकास। अगर हम जो है देखें अभी तक की भी हम अगर बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। माने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट नहीं करते थे। हम ये मानते थे कि प्रबंध के नॉलेज की, मैनेजमेंट के नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये माना जाता है, दो तरह की हमारी धारणाएं होती हैं, दो तरह के कंसेप्ट जो हमारे हैं वो बने हुए हैं लोगों के मन में। एक तो ये कि जो प्रबंध की जो क्षमता है वो जन्मजात है, कुछ ऐसा मानते हैं, और दूसरे मानते हैं कि उसको हमें अटेन कर सकते हैं, उसको हमें सीख सकते हैं बाई ट्रेनिंग के द्वारा हासिल कर सकते हैं। तो पहले जो हमारी मान्यता थी वो यही थी कि जो जन्मजात प्रतिभा है उसके लिए कोई कहीं से शिक्षा लेने की, सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस केस में मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशन नहीं बनाया था, पेशा नहीं बनाया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ किसी भी कंपनी का उसको मैनेज करने लग जाता था, माने उसमें वो क्वालिटीज नहीं थी, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं था, इसकी वजह से जो है डिसीजन अच्छे नहीं लिए जाते थे और व्यापार हमारा जो है वो उन्नति नहीं करता था। जबकि धीरे धीरे अब जो हमारी एक कंसेप्ट बना है वो क्या बना कि ठीक है वो जन्मजात भी हो सकती है लेकिन उसको निखारा जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेनिंग। उसके लिए हमने क्या किया, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है वो एस्टेब्लिश करे। अब जो है एजुकेशन जो है हम मैनेजमेंट की ले सकते हैं और उसके साथ साथ कंपनियां भी जो है
ट्रेनिंग देती है, डिफरेंट जो है न्यू हमारे मैनेजरियल टेक्निक्स को अडोप्ट करने की, उसको सीखने की, उस स्किल को इम्प्रूव करने की। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा प्रबंध है उसका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। मैंने लिखा है यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स हम अपॉइंट करने में लगे हैं और न्यू मैनेजरियल टेक्निक्स हमारी आई है और मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन जो है हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। हम सभी जानते हैं कि अगर हम आयात करते हैं तो हमारे पास से जो मनी है उसका सर्कुलेशन जो है वो आउटसाइड होता है द कंट्री, दूसरे देशों के पास जाता है। जबकि अगर हम निर्यात करते हैं तो मनी का जो सर्कुलेशन है वो इनसाइड होता है, हमारे पास पैसा आता है। और जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनके लिए यही चाहिए, उनको पैसे की आवश्यकता है ताकि उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सके, जो है उसके उनके यहाँ मतलब ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए पैसा आए, क्वालिटी इंप्रूव हो प्रोडक्ट्स की, लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, राष्ट्रीय आय इंक्रीज हो और देश की जो इकोनॉमी है वो हमारी डेवलप हो। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बल्कि बहुत सारे विकसित देश या विकासशील देश तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूर्ण रूप से इंपोर्ट पे, आयात पे प्रतिबंध लगाया हुआ है और निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे देश में भी कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। आगे हमारी यूनिट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड जो बिजनेस हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हमारी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमारे इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं, जहाँ पे अब ऐसी कंपनियां, ऐसी फर्म जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है जिनका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और गवर्नमेंट उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस उन्हें देती है। तो इससे हमारा जो है, जो बात करें यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है एक तो उनके पास पैसा ज़्यादा है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा कर सकती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, दिखने भी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कॉस्ट कम होती है तो प्राइस भी कम होता है, पैसा ज़्यादा है तो एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा कर सकती हैं, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज को भी रिक्रूट कर सकती हैं। तो इन सभी वजहों से उसके पास एक एफिशिएंसी आ जाती है कि वो कंपटीशन को फेस कर सकती है, अपने प्रतियोगियों से आगे निकल सकती है। और हम जानते हैं जब भी हम फॉरेन मार्केट में जाएंगे सामान बेचने के लिए तो वहाँ बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज बिल्कुल हमारी जो है वो ऐसी पावरफुल है कि वो ऐसा कर सकती है, उनके पास ऐसी एबिलिटी है। तो इससे हमारा निर्यात भी बढ़ जाता है। हमने लिखा भी है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, लेस कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल और कैपेबल टू फेस कंपटीशन ड्यू टू हैवी एबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसको लर्न करेंगे, उसके आप नोट्स